बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपको जो MCQs सॉल्व करके दिए हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, वो 2019, 2018 और 2017 का सॉल्व किया है। अभी 2016 का MCQs ऑब्जेक्टिव पेपर मैं आपके सामने गुजरावाल बोर्ड का सॉल्व करने लगी हूँ जी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। इफ़ समीशन x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार इज़ ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाए देन द रिग्रेशन इक्वेशन कोफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट किसको कहते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं b को। आपको पता है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट b को कहते हैं और कोरिलेशन कोफिशिएंट r को कहते हैं। b दो तरह के होते हैं, y ऑन x वाला भी होता है, यानी कि b y x का भी, और b x ऑन y भी होता है। खैर यहाँ पे y ऑन x का पूछा जा रहा है कि अगर ये ऊपर जो टर्म दी है समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ये ज़ीरो हो जाए तो b पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो b भी यकीनन एग्जैक्टली ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है b का फार्मूला आप जाके देख लें, ये होता है और डिवाइड में जो x से रेलिवेंट होगा, ठीक है। इसलिए ये भी एग्जैक्टली ज़ीरो, यानी कि सी ऑप्शन पहले वाले में आ जाएगी कि ऊपर वाला पोर्शन ज़ीरो है तो b का पूरा आंसर भी ज़ीरो के बराबर होगा जी। सेकंड नंबर पे है इफ़ h1 इज़ गिवन बाय b ग्रेटर देन b नॉट वी विल यूज़ टेस्ट जी। वैसे तो ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन इसके MCQs तो आ सकते हैं। तो याद रखें H0 एक होता है, एक H1 होता है। H1 में H0 जो होता है ना उसमें बस इक्वल का साइन आता है, लेकिन H1 में नॉट इक्वल भी होगा और ग्रेटर या लेस भी होगा, ठीक है। समझ आ गई? ये जो H1 लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, इफ़ H1, ये H1 जो है ना इसमें देखें आगे ग्रेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेस भी हो सकता था और नॉट इक्वल भी हो सकता था, लेकिन इक्वालिटी नहीं हो सकती। इक्वालिटी के लिए H0 जो पहला है ना, H0 में इक्वालिटी होती है, H1 में या तो ग्रेटर या लेस या नॉट इक्वल। तो यहाँ पे देखें ग्रेटर है, अगर ग्रेटर या लेस आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो वन टेल है, लेकिन अगर नॉट इक्वल आ जाता ना यहाँ पे तो वो टू टेल था। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूँकि ग्रेटर आ गया है तो मैं बी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी वन टेल। अगर नॉट इक्वल आता तो इधर टू टेल, मैंने ए ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी, फिलहाल बी ऑप्शन। थर्ड में देखें द टर्म सैम्पल स्पेस इज़ यूज्ड फॉर। सैम्पल स्पेस में क्या होता है जी? सैम्पल स्पेस में ए ऑप्शन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तमाम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। 4 है फॉर अ लीस्ट स्क्वायर लाइन लीनियर ट्रेंड y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब ये आपको पता है रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ का कह लेंगे जिक्र हो रहा है। ए ऑप्शन है समीशन y हैट बराबर है समीशन y, तो जी ये प्रॉपर्टी ठीक है। बी ऑप्शन है समीशन e इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये प्रॉपर्टी भी ठीक है कि सम ऑफ रेजिडुअल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको e को रेजिडुअल कहते हैं, जो कि e बराबर होता है y माइनस वाई हैट के। सी में है समीशन y माइनस वाई हैट, यही कह लेंगे बी में e लिखा हुआ था और अब सी पोर्शन में सी ऑप्शन में e की जगह y माइनस वाई हैट लगा दिया गया है। तो ऑल ऑफ दिस, डी में ऑल ऑफ दिस, तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ ट्रू हैं। समझ आ गई? फोर जो क्वेश्चन है उसमें डी का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। पांचवा देखें इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन आर इक्वल्स टू ज़ीरो। जी आपको पता है 10th चैप्टर की प्रॉपर्टी है कि ऑड ऑर्डर्स जो होते हैं वो ज़ीरो के बराबर होते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये आप रहने दें। 7 पे आ जाएं, फायर इन अ फैक्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जी आग लग जाए फैक्ट्री में तो ये किसकी एग्जाम्पल है? इर्रेगुलर वेरिएशन की, बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा इर्रेगुलर वेरिएशन। ये टाइम सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है। 8 है द नंबर ऑफ सेल्स इन 4x3। अब 4x3 कॉन्टिजेंसी टेबल का क्या मतलब है कि ये R क्रॉस C है, R क्रॉस C, R रोज और C कॉलम्स, यानी कि इस कॉन्टिजेंसी टेबल में 4 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, इसलिए इसको 4x3 कहा जा रहा है। तो इसमें कितने अंदर सेल्स होंगे? यकीनन 12। 4 इंटू 3, 4 रोज हों 3 कॉलम हों, तो आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 12 आ जाएगा। सी ऑप्शन, 8 में सी ऑप्शन है। 9 है इफ़ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव, ऑल्सो नेगेटिव, बी ऑप्शन। जी आपको मैंने ये बात पहले भी बताई है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि बी जो हैं वो बराबर होते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के, आर के, दोनों के साइन
वैल्यू में बराबर नहीं है, साइन इक्वल है, यानी कि बी का जो साइन है वही आर का साइन है। समझ आ गई? इसमें नेगेटिव आ जाएगा बी ऑप्शन। 10 है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 10 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन मॉड किसके बराबर होगा? जी आपको पता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि 10th चैप्टर में आपको पता है कि मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल होते हैं। तो मीन अगर 10 है, म्यू 10 है, तो मॉड भी 10 होगा यकीनन। तो बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन आ गई यानी कि 10। नेक्स्ट है 11 इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अगर है तो म्यू 4 किसके बराबर है? म्यू 4 इज इक्वल टू, जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी है, आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू 4 किसके बराबर होता है? म्यू 4 बराबर होता है, इधर देख लेते हैं, म्यू 4 बराबर होता है 3 सिग्मा की पावर 4 के। इसमें बी ऑप्शन है 3 सिग्मा की पावर 4, ठीक है। 11 में बी ऑप्शन है 3 सिग्मा पावर 4, या प्रॉपर्टीज 10th चैप्टर की प्रॉपर्टीज में जाकर देख सकते हैं। द प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहेंगे। ये डी ऑप्शन इसमें आ जाती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक आपको पता है एस्टिमेटर को कहा जाता है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है, डी ऑप्शन। द पॉइंट ऑफ एस्टिमेटर म्यू इज, द पॉइंट ऑफ एस्टिमेटर ऑफ म्यू इज एक्स बार, जी म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है? एक्स बार, ए ऑप्शन। 14 है इफ़ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड एन इज इक्वल टू 2 एंड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, देन जी सिग्मा स्क्वायर भी दिया है, एन भी दिया है, और कहा जा रहा है कि विद रिप्लेसमेंट। तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का क्या फार्मूला होगा? जी आपको पता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा स्क्वायर 5 डिवाइड बाय एन यानी कि 2, 5 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 2.5, यानी कि बी ऑप्शन। 14 में बी ऑप्शन है 2.5। 15 है टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ़, अगर इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब ए ऑप्शन होगी ए बी इज इक्वल टू ए बी ओवर एन। जी 15 में ए ऑप्शन है जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब इक्वल का साइन होगा। 16 है इफ़ आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.8 देन आर वाई एक्स किसके बराबर होगा? वो भी 0.8 के बराबर होगा। ये बात आपको पहले भी बताई है कि आर चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई एक्स हो, चाहे यू वी हो, चाहे वाई वी यू हो, ये सब सेम होते हैं, यानी कि 0.8 है तो 0.8 ही, यानी कि बी ऑप्शन। 17 है इफ़ एच नॉट इज़ फॉल्स एंड वी रिजेक्ट एच नॉट देन इट इज़ कॉल्ड, ये कौन सा टाइप की एरर है? टाइप 1 है, टाइप 2 एरर। जी आपको क्या लग रहा है कि एच नॉट अगर फॉल्स है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, वो ऑलरेडी गलत था, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यकीनन उसमें कोई एरर तो है ही नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, सी ऑप्शन। अगर तो होता ना कि एच नॉट इज़ ट्रू एंड वी रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि एच नॉट ठीक था और उसको हमने गलत कर दिया, यानी कि एक काबिल शख्स आया इंटरव्यू में, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो टाइप 1 एरर हुई। लेकिन एक नाकाबिल शख्स आया और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो कोई एरर है ही नहीं, नो एरर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अब जी स्टूडेंट्स, अभी ये 2015 का गुजरांवाला बोर्ड का आपका स्टैट्स का MCQs पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नॉर्मल कर्व ऑलवेज। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में। नॉर्मल कर्व ऑलवेज आपको पता है ये स्टे अबव एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर रहती है, टच नहीं करती उसको, या उसके नीचे भी नहीं जाती। तो ए ऑप्शन इसमें आ जाएगी, नॉर्मल कर्व ऑलवेज स्टे अबव एक्स एक्सिस से ऊपर रहती है, उसके साथ साथ चलती रहेगी लेकिन उसको टच नहीं करेगी। सेकेंड क्वेश्चन है द 2 पॉइंट्स कंटेनिंग द मिडल 68.27% एरिया अंडर अ नॉर्मल कर्व। जी इसमें ये किसके बराबर हुआ? 68.27 आपको पता है इसमें सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बराबर होता है। आपको पता है ना कि 68.27 इसमें होता है दूसरा जो म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा जो होता है वो उसमें 95 समथिंग आ जाएगा, और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा जो है उसमें 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा परसेंटेज में। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑप्शन आ जाएगा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। तीसरा क्वेश्चन है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 अगर 0 के बराबर है एंड बीटा 2 किसके बराबर होगा? 3 के इक्वल होता है। ये बात पहले भी आपको बताई थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 1 0
एंड बीटा टू 3, यानी कि ए ऑप्शन इसमें आ जाएगी। इसकी मैं थोड़ी सी रीज़न दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले भी बताई है कि बीटा 1 जो है ना ये और बीटा 2 जो है ये दोनों सेपरेट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। बीटा 1 यूज़ होता है कि ये आपकी जो वो डायग्राम सी बनी हुई है वो सिमेट्री है या नहीं, यानी कि टेस्ट ऑफ सिमेट्री के लिए बीटा 1 यूज़ होता है कि वो उसकी दोनों साइड्स में टेल बराबर हैं, या ऐसा तो नहीं कि एक टेल लंबी है या एक टेल छोटी है। तो बीटा 1 0 का मतलब है कि वो दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि सिमेट्री है हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा। बीटा 2 3 का इक्वल होने का मतलब यह है कि उसकी पीकनेस बिल्कुल दरमियान में है, यानी कि सबसे ऊंचा जो है उसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं और सबसे नीचे को प्लेटिकर्टिक कहते हैं, दरमियान वाले को मेसोकर्टिक कहते हैं। तो बीटा 2 3 होने का मतलब है कि मेसोकर्टिक है, यानी कि हमारी पीकनेस भी बिल्कुल दरमियान में है, सिमेट्री भी दरमियान में है और पीकनेस भी दरमियान में है। तो इट मीन्स हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बीटा 1 0 एंड बीटा 2 3 के इक्वल। 4 है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। अब आपको पता है पॉपुलेशन एक बड़ा हिस्सा होता है, इसका एक छोटा सा हिस्सा उसका पार्ट सैम्पल होता है, ठीक है। तो सैम्पल की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सैम्पल सर्वे कहते हैं। ए पार्ट 4 में ए पार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स इज कॉल्ड। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है और होमोजीनियस का मतलब क्या है। हेट्रोजीनियस होते हैं मुख्तलिफ कह लें कि कैटेगरीज का मिक्सचर। अब ऐसी पॉपुलेशन जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हों, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल एक पॉपुलेशन में है हमारे, और हम उनको सेपरेट कर दें, मेल को एक एक कह लें कि जगह पे रख दें और फीमेल को दूसरी जगह पे रख दें, तो वो हम उसको कहेंगे होमोजीनस, यानी कि मुशाबहत रखने वाली चीज़ों को हमने एक तरफ कर दिया है और दूसरी तरफ हमने दूसरी चीज़ों को कर दिया जो आपस में मुशाबहत रखती है, यानी कि एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। तो जब इस तरह की हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटास कहते हैं। जो मैंने 2 बनाए हैं मेल और फीमेल के सेपरेट बॉक्सेस बनाए हैं, ये स्ट्रैटास हैं। तो ए ऑप्शन 5 में आ जाएगी स्ट्रैटिफिकेशन। बाइसेस जी छठे में बाइस क्या होता है, बाइस कमुलेटिव होता है। सी ऑप्शन इसमें आ जाएगी, बाइस इज कमुलेटिव, ये याद रख लें। 7 है पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड फ्रॉम। अब पॉपुलेशन के पैरामीटर्स कहाँ से निकलेंगे, सैम्पल डाटा से तो नहीं निकलेंगे ना, पॉपुलेशन डाटा से यकीनन निकलेंगे। जी बी ऑप्शन इसमें आ जाएगी, पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड फ्रॉम, नहीं इसमें सॉरी ए ऑप्शन आ जाएगी। कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं, इनके पॉपुलेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं आर एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि आप उनका अंदाज़ा कहाँ से लगाएंगे। तो अंदाज़ा तो यकीन हम सैम्पल डाटा से लगाएंगे, ठीक है ना। ए ऑप्शन 7 में ए ऑप्शन आ जाएगी कि पॉपुलेशन पैरामीटर का हम अंदाज़ा कहाँ से लगाएंगे। जिस तरह एस्टिमेशन का जो चैप्टर है उसमें यही कहते हैं ना कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं इसको बाय यूजिंग सैम्पल इंफॉर्मेशन, ऐसे कहते हैं ना, बाय यूजिंग सैम्पल इंफॉर्मेशन। तो सैम्पल डाटा ए ऑप्शन 7 में आ जाएगा। 8 है बाय, जी स्टूडेंट्स इसमें 8 है ऑप्शन बाय डिक्रीजिंग एन द लेंथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो एन कैसे पता चलेगा कि फार्मूला क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, एक्स बार प्लस माइनस जेड 1 माइनस (2) सिग्मा ओवर अंडर एन। ये चैप्टर एस्टिमेशन के चैप्टर में कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है, उसमें देखिए सिग्मा डिवाइड बाय (n) होता है ना, तो एन डिवाइड में हो रहा है। एन को अगर मैं डिक्रीज़ कर दूँ, छोटा कर दूँ, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और उसके बड़े होने सिग्मा ओवर (n) की वैल्यू पूरी की वैल्यू बड़े होने की वजह से जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है यानी कि प्लस माइनस जो करना है हमने वो भी बड़ा हो जाएगा। मींस एन के डिक्रीज होने से कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। इफ़ म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 60 देन टेस्ट इज़। अब मैंने आपको पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि ग्रेटर या लेस आ जाए तो वो 1 टेल होता है, लेकिन नॉट इक्वल है इट मीन्स 2 टेल। इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा 9 में। और 10 है क्वेश्चन द बेस्ट फिटेड कर्व है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल मिनिमम। बी ऑप्शन 10 में आ जाएगा कि मिनिमम के बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल मिनिमम। आपको पता है ना सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल समीशन ई स्क्वायर को कहते हैं, तो वो मिनिमम होता है। आई होप आपको इसकी 11 है फॉर समीशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स समीशन y माइनस वाई हैट इज़ ऑलवेज, ये इक्वल टू 0 होता है। आपको पता है ना कि लाइन में y माइनस वाई हैट ये e के बराबर होता है, समीशन e हमेशा 0 के बराबर होता है।
12 है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज इन द रेंज -1 to +1। सी ऑप्शन है 12 में कि आर की रेंज -1 to +1 है। इन द 13 है इन द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स नो क्लास फ्रिक्वेंसी कैन बी नेगेटिव। यह बात आपको भी पता है कि एट्रीब्यूट्स के क्वेश्चन में आप नेगेटिव इसमें आ जाएगा। इन द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स नो क्लास फ्रिक्वेंसी कैन बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, बी ऑप्शन इसमें आ जी। इसमें 14 है टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू, इसमें डी ऑप्शन है ए बी डिवाइड बाई एन। ये पहले भी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन कि एट्रीब्यूट्स ए बी इंडिपेंडेंट तब होंगे जब बराबर होगा ए बी का प्रोडक्ट और डिवाइड बाई एन। और 15 है अ टाइम सीरीज इज़ फंक्शन ऑफ, टाइम सीरीज किसका फंक्शन है? टाइम का। 16 है द लोएस्ट पॉइंट रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर साइकिल इज़ अ। अब आपको पता है साइकिल में 4 इसके पॉइंट्स होते हैं। पहला ट्रफ, पीक, एक्सपेंशन। तो जो सबसे छोटा लोएस्ट पॉइंट है ना, सबसे नीचे जो हिस्सा होता है वो ए ऑप्शन है, जो ए ऑप्शन ट्रफ लिखी हुई है ये है। 17 है ALU स्टैंड्स फॉर। ALU ये पहले भी पेपर में आया है लेकिन ये कंप्यूटर का है, ये सच आपको पेपर में आना तो नहीं है लेकिन बता देती हूँ। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ए ऑप्शन इसमें 17 में आ जाती है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपको जो पिछली वीडियो भेजी थी वो पास्ट पेपर्स MCQs उसमें 2019, 18 और 17 के थे। अभी इस वीडियो में आपको 2016 और 2015 के MCQ सॉल्व करके दिए गए हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई इशू है तो आप पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।